अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुनून के जाने के बाद हसरत अपना आईपैड और फोन बेड पर फेंकते हुए अपना कोट निकालकर उसे भी सोफे पर रख दिया और बालकनी में चला गया। वहीं जुनून अपने रूम में आकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई थी। हसरत कुछ देर तक बालकनी में ही खड़ा रहा, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। हसरत फोन की रिंग की आवाज सुनकर रूम में जाते हुए बेड से फोन उठाकर कॉल पिक कर लिया। कॉल के दूसरी तरफ से वियन ने कहा, बॉस, हमें मिस जुनून के बचपन के बारे एक छोटा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। मुझे लगता है किसी ने जाने बूझकर उनकी आइडेंटिटी बहुत सफाई से छिपा दी है, पर उनकी 5 साल की कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन है, पर उनके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हसरत ने अपने सर्द आवाज में कहा, फिर से इन्वेस्टिगेशन करो और उसके मॉम डैड के बारे में भी पता करो कि वो लोग कहाँ रहते थे और क्या करते थे, क्योंकि हमें उसके मॉम डैड से ही हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। कॉल के दूसरी तरफ से वियन ने कहा, ओके बॉस। हसरत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हसरत को पहले ही पता था जुनून का इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हसरत जुनून को पिछले 2 साल से ढूंढ रहा था, लेकिन जुनून मुंबई में रहते हुए भी हसरत को उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। पर अचानक ही जुनून 2 साल बाद खुद ब खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। हसरत ने बेड पर फोन फेंकते हुए बेड पर रखी, 3-पीस सूट को देखते हुए कहा, मैं जल्द ही पता कर लूंगा कि तुम राज क्या है और तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों करती हो, पर अब तुम मेरी लाइफ में शामिल हो चुकी हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर भागने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी लैवेंडर गर्ल हो। हसरत इतना बोलकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वहीं मुंबई में रूही जॉब के लिए कंपनी ढूंढ रही थी और रूही सक्सेना कंपनी की जॉब को रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि उस कंपनी का सीईओ ऋषि था। वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर भी लेती, पर ऋषि उसे अच्छे से काम करने नहीं देता। वो बार बार रूही को डिस्टर्ब करता, इसलिए रूही जॉब को रिजेक्ट नहीं कर रही थी। रूही जॉब ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी, इसलिए वो एक कैफे में जाकर बैठ गई। वो ग्लास वॉल के पास बैठ गई और टेबल पर रखी ग्लास के पानी को पीते हुए बोली, कितना मुश्किल है एक जॉब ढूंढना। उसी पल किसी की आवाज आई, हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारा काम इजी कर दिया, तुम्हें जॉब देकर। वो आवाज ऋषि की थी। रूही ऋषि की तरफ देखने लगी, जो उसके तरफ ही आकर उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया। रूही परेशान होकर बोली, आखिर कैसे हम दोनों एक्सीडेंटली मिल जाते हैं। ऋषि अपना दोनों हाथ आपस में फोल्ड करते हुए कहा, इस बार एक्सीडेंटली से नहीं, मैं खुद तुम्हारा पीछा कर रहा था। रूही जब से जॉब ढूंढने के लिए निकली है तब से ऋषि उसका पीछा कर रहा था। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोली, पर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं करूंगी, तो चले जाओ यहाँ से। ऋषि मुस्कुराने लगा। रूही उसकी स्माइल देखकर चिढ़ गई। ऋषि शरारती भरी स्माइल करते हुए कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बना चाहती तो मेरी कंपनी की ही एम्प्लॉय बन जाओ। रूही जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं जॉबलेस ही ठीक हूँ। ऋषि फिर से कहा, एक बार और सोच लो, क्योंकि तुम्हें अभी तक किसी कंपनी ने हायर नहीं किया है। रूही उसकी बात सुनकर वो थोड़ी सोच में पड़ गई। उसे अपनी मॉम की कही हुई बात याद आई कि अगर वो जॉब नहीं करेगी तो उसकी शादी कर देंगी। इतना सोचते हुए ऋषि को देखने लगी, पर ऋषि को देखकर उसका मन बदल गया और फिर से रिजेक्ट करते हुए बोली, मैं ऐसे ही रह लूंगी, चलेगा, पर तुम्हारे कंपनी में जॉब नहीं करूंगी। ऋषि की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। उसकी स्माइल देखकर उसे और भी गुस्सा आने लगा और बोली, तुम मुस्कुराना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ऋषि फिर से मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो मैं स्माइल कर रहा हूँ, तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। रूही और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और टेबल से खड़ी होते हुए बोली, तुम ये फालतू ट्रिक ट्राई करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। ऋषि थोड़ा सोचे हुए कहा, तुम सही कह रही हो, मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। रूही उसकी बात सुनकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषि उसकी बात इतनी आसानी से मान गया था। ऋषि चेयर से खड़े होते हुए एक तिरछी स्माइल करके कहा, मुझे तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, सीधा वाइफ बना लेनी चाहिए, ये सही रहेगा। रूही उसकी बात सुनकर और हैरान हो गई और बोली, तुमने अभी क्या कहा? ऋषि ने स्माइल करते हुए कहा, जो तुमने अभी सुना, मेरी वाइफ। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई और टेबल पर रखी पानी का ग्लास उठाकर ऋषि के चेहरे पर फेंक देती है और गुस्से में
कैफे से निकल जाती है और ऋषि बिना कोई एक्सप्रेशन की स्माइल किए जा रहा था। वही जुनून बाथ ले चुकी थी, इसलिए वो अपने कपड़े को पहनने के लिए रूम में आई। जुनून अभी वार्डरोब में थी। जुनून उस वार्डरोब में हॉट लग रही थी। उसका गोरा पैर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। जुनून के गीले बाल भी उसकी खूबसूरती को और सजा रहे थे। जुनून लगेज को अपने पूरे रूम में ढूंढ रही थी, पर उसे अपना लगेज कहीं नहीं मिला। जुनून परेशान हो गई और बेड पर बैठते हुए अपना सिर झुकाए बालों में हाथ डाले हुए याद करने की कोशिश करने लगती है कि उसने अपना लगेज कहाँ रखा है। जुनून को फिर भी याद नहीं आया और वो गुस्से में अपने बालों को नोचते हुए बोली, मेरा लगेज कहाँ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैंने अपना लगेज कहाँ रखा है? जुनून थोड़ा सोचते हुए बोली, हो सकता है कि मैंने अपने लगेज को सीईओ सर के रूम में रखा हो। जुनून ये सोचकर कि उसक लगेज हसरत के रूम में होगा तो वो उस लगेज को अपने रूम में मंगवा लेगी, इसलिए जुनून हसरत को कॉल करने लगती है, पर हसरत कॉल नहीं पिक कर रहा था। जुनून इम्पेशंस होकर बोली, सीईओ सर, पिक अप द फोन। वही हसरत का फोन बेड पर पड़ा, रिंग हुए जा रहा था, पर वो रिंग बाथरूम तक नहीं पहुंच रही थी। हसरत अभी भी सावर ले रहा था। जुनून रूम में बेड पर बैठी इम्पेशंस होकर बार बार कॉल किए जा रही थी, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जुनून बेड से खड़ी हो गई और बोली, लगता है मुझे ही अपना लगेज लेकर आना पड़ेगा। जुनून इतना बोलकर रूम से जाने लगती है। पहले तो वो अपना रूम का डोर धीरे से खोलते हुए अपना सिर बाहर निकालते हुए बाहर कॉरिडोर में झांक रही थी। जुनून बाहर ऐसे देख रही थी जैसे कोई चूहा बिल में से बाहर निकलने जा रहा हो। जुनून बाहर किसी को ना देखकर वो आस पास देखते हुए अपने धीमे कदमों से अपने रूम से बाहर निकल गई। जुनून अगले ही पल हसरत के रूम के बाहर खड़ी थी। वो तुरंत ही हसरत के रूम में घुस गई। जुनून हसरत को उसके रूम में ना देखकर वो अपने लगेज को ढूंढने लगी, पर हसरत के लगेज के अलावा रूम में और कोई लगेज नहीं था। तभी अचानक जुनून को याद आया कि उसका लगेज एयरपोर्ट पर ही छूट गया। जब जुनून लगेज चेकिंग के लिए अपना लगेज और हसरत के लगेज को चेकिंग मशीन पर रखती थी और जुनून बस लगेज आने का वेट कर रही थी, वही हसरत कार में जाकर बैठ गया था। जुनून काफी देर से वेट कर रही थी। तभी वो पीछे मुड़कर कार को देखने लगी, जिसमें से हसरत गुस्से में उसे ही घूर रहा था। जुनून उसकी घूरती नजर को समझ गई कि वो अब जुनून का ज्यादा देर तक नहीं वेट कर सकता था। तभी जुनून की नजर हसरत के लगेज की तरफ पड़ी और जुनून बिना कोई देर किए लगेज को उठा लेती है और जल्दबाजी दिखाते हुए कार में बैठ जाती है। पर जुनून उसी जल्दबाजी में अपना लगेज भूल गई थी। जुनून ये याद करते हुए खुद पर गुस्सा करने लगती है और गुस्से अपने बालों को खींचने लगी और बोली, क्या जरूरत थी मुझे जल्दबाजी दिखाने की? अब मैं क्या पहनूंगी? और तो और उसमें मेरे सारे के सारे न्यू ड्रेस थे और मैंने एक बार भी पहना नहीं था। क्या मुझे पूरे ट्रिप पर वार्डरोब में ही रहना पड़ेगा? जुनून गुस्से में अपने बालों और भी जोर से खींचते हुए गुस्से में बोले जा रही थी कि मैं इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। जुनून भूल ही गई थी कि वो अपने रूम में नहीं हसरत के रूम में खड़ी थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ी वो शॉक्ड रह गई। वही हसरत ठीक उसके सामने ही खड़ा था। हसरत की इंटेंस आंखें एक तक जुनून को ही घूर रही थी। जुनून किसी बेवकूफ की तरह अपने सर में हाथ डाले खड़ी थी। बाल खींचने की वजह से उसका पूरा बाल बिखर चुका था, जिसकी वजह से वो एक पागल लग रही थी। उसी वक्त जुनून अपने होश में आते ही एक अजीब सी फीकी स्माइल देकर अपने बालों को सही कर लेती है। हसरत जुनून को ऊपर से नीचे तक देखकर अपने सर्द आवाज में कहा, क्या तुम मुझे सिड्यूस करने आई हो? हसरत इतना बोलकर जुनून की तरफ बढ़ गया। हसरत को अपने तरफ आता देख जुनून डर गई और बोली, नहीं, मैं यहाँ अपना लगेज लेने आई थी। तभी जुनून की नजर हसरत के बॉडी पर गई। हसरत ने सिर्फ पैंट पहना हुआ था और उसके ऊपर बॉडी पर कुछ नहीं था। जुनून अपने आंखों के सामने हसरत की मस्कुलर और परफेक्ट बॉडी थी। उसे देखकर जुनून की आंखें बड़ी हो गई। जुनून ने हसरत को शर्टलेस देखा था, पर उसने हसरत की बॉडी पर ज्यादा ध्यान नहीं दी थी। हसरत अगले ही पल जुनून के बेहद ही करीब आ गया और कहा, क्या तुम मुझे एक्सक्यूज दे रही हो मेरे पास आने के लिए? जुनून हसरत के बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो बस हसरत के पैर को देख रही थी, जो उसके बेहद ही करीब आ रहे थे। जुनून एकदम से डर गई और हसरत को खुद से दूर करने के लिए जुनून गलती से अपना हाथ हसरत के चेस्ट पर रख देती है। जुनून के हाथ रखते ही हसरत की धड़कनें तेज हो गई और जुनून की भी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। वो अपने हाथों को देख रही थी जो हसरत के चेस्ट पर थे।
उसी पल हसरत ने जुनून के कमर को पकड़कर अपने खुद में सटा लिया। अब जुनून की भी धड़कनें रफ्तार पकड़ ली थी। वो दोनों ही एक दूसरे के धड़कनों की आवाज फील कर पा रहे थे। हसरत ने उसे तुरंत ही जुनून को अपने गोद में उठा लिया और बेड पर लेटा और खुद उसके ऊपर आ गया। जुनून हसरत को घबराती नजरों से देखने लगी। हसरत जुनून की आंखों में देखते हुए उसका वार्डरोब को खोल दिया। जुनून ने वार्डरोब के अलावा कुछ नहीं पहनी हुई थी। जुनून और भी ज्यादा घबरा गई और हसरत को देखते हुए घबराई आवाज में बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? दूर रही मुझसे। उसके इतना बोलते ही हसरत ने एक हाथ जुनून के वार्डरोब के अंदर डालकर कमर को पकड़ दिया और दूसरे हाथ से जुनून के वार्डरोब के बाहर से उसका पीठ होल्ड करके तुरंत ही पलट गया और जुनून को अपने ऊपर कर लिया और हसरत उसके नीचे आ गया। जुनून के बॉडी पर बस ऊपर से ही वार्डरोब से ढकी हुई थी। हसरत ने जुनून को वार्डरोब के अंदर से जुनून का कमर होल्ड किया हुआ था। जुनून हसरत को और भी हैरानी से देखने लगी, पर उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि उसने वार्डरोब के अलावा कुछ नहीं पहनी हुई थी और वो भी अब खुल चुका था। और वैसे ही जुनून हसरत के ऊपर लेटी थी। जुनून को अब हद से भी ज्यादा शर्म आ रही थी। हसरत जुनून को देखते हुए एक तिरछी स्माइल कर दिया। जुनून हसरत के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, पर हसरत तुरंत उसे और भी टाइट होल्ड कर लिया। जुनून घबराते हुए बोली, सीओ सर, मुझे छोड़ दीजिए, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। जुनून का सिर हसरत के सीने पर था। जुनून हसरत से काफी छोटी थी। हसरत उसकी बात पर एक इविल स्माइल करने लगा। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूल्टी ऑफ माई सीईओ, सर्फ पॉकेट FM पर।